हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने प्रशिक्षु बैच के बारे में देखेंगे। हमने अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक फ्री बैच शुरू किया है जिसका नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच। क्या नाम है? डीएलएड प्रशिक्षु बैच। ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्ड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, उसके माध्यम से आप कितनी भी बार उन क्लासेस को देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे, उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। और आपको कोई भी क्यूरी हो तो हमारे कांटेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कांटेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप अपनी क्यूरी को दूर कर सकते हैं। अब हम अपना शेड्यूल देख लेते हैं कि कौन सा टीचर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। तो पहली क्लास होगी हमारी सुबह 11 बजे, जो हिंदी की क्लास होगी। आपको काजल मैम हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगी और वो बिल्कुल डीपली और अच्छे से आपको हिंदी सब्जेक्ट को कराएंगी, जिससे आपके एग्जाम में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी शाम को 4 बजे, यानी कि मेरी क्लास होगी। मैं आपको संस्कृत विषय को पढ़ाऊंगी और आपको सबसे ज्यादा डर फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को संस्कृत और मैथ में ही सबसे ज्यादा डर लगता है। इसीलिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली के माध्यम से हम आपको फ्री बैच में सबसे पहले टफ सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, जिससे आपका जो डर है वो दूर हो सके। ठीक है, मैं आपको शाम को 4 बजे संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे रंजीत सर आपको पढ़ाएंगे गणित विषय को। रंजीत सर आपको गणित विषय पढ़ाएंगे और वो आपको बेसिक से मैथ पढ़ाएंगे। तो आप उनकी क्लासेस से जरूर जुड़ें, जिससे आपका जो डर है वो दूर हो सके। अगर आपने हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सके। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें, जिससे आपका फीडबैक हम देख सकें। ठीक है, अब हम क्लास शुरू करते हैं। हम अपनी आज हम संस्कृत सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम देखेंगे, उसके बाद हम एक प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। क्रम संस्कृत का क्या पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम को हम देखेंगे। तो देखते हैं, पहला चैप्टर है हमारा आसपास की वस्तुएं, पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी। आसपास की जो हमारी वस्तुएं हैं, हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, फल हैं, फूल हैं, तो इन सब के हम क्या करेंगे, इन सब के हम संस्कृत में नाम जानेंगे। इस चैप्टर में हम विस्तार पूर्वक सभी के नाम जानेंगे और उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, संज्ञा, लिंग और वचन की जानकारी। संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी। इस चैप्टर में हम संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, इसी प्रकार से लिंग के प्रकार, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, जबकि संस्कृत में ये 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, इसी प्रकार से वचन, इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक इसमें जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसमें संज्ञा सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों और उनके वचनों का नाम जानेंगे। इसमें क्या करेंगे, थर्ड चैप्टर में हम सभी संज्ञा और सर्वनाम की विभक्तियां देखेंगे कि क्या विभक्तियां होती, जैसे कि यह को एतद कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इनकी हम विभक्ति को विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर 4 है हमारा धातु के रूप के अंतर्गत लट और लड लकार। कौन से लकार, लड और लड लकार। इसमें 2 लकार दिए हैं, जबकि एग्जाम में आपको इसके सभी टाइप्स पूछे जाते हैं कि लट लकार, लड लकार, लोट लकार, विधिलिंग। तो इसके सभी प्रकार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए हम विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में सभी लकार के सभी टाइप्स को जानेंगे। क्या करेंगे, लकार के सभी प्रकारों को जानेंगे। ठीक है, सभी प्रकारों को क्या करेंगे, जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5, संज्ञा सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। इसमें हम क्रिया के प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष को पढ़ेंगे। इसमें धातु रूप को पढ़ेंगे। धातु रूप पठ धातु का हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया रूप पढ़ेंगे। इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। जैसे पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठाव, पठाव। तो इसमें इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम इसके टाइप्स को देखेंगे, उनमें कौन कौन सी धातुएं इंपॉर्टेंट है, उस सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 6, सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद।
इसमें हम संस्कृत के वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करेंगे। एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के सेट में देखने को मिलते हैं। तो इसको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और मैं आपको जितना भी पढ़ाऊंगी, जितना भी सिलेबस पढ़ाऊंगी आपको मैं, अगर आपने वो कंप्लीट सिलेबस कर लिया तो आपके एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके माध्यम से एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वंदना एवं नीति परक वाक्यों का स्वस्वर वाचन। ठीक है, इसमें हम वंदना और नीति परक वाक्यों का क्या करेंगे, स्वस्वर वाचन करेंगे, स्वस्वर वाचन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। हर चैप्टर को हम डीपली और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको एग्जाम में जो सब आएगा इसी में से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी इस क्लासेस से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सके। ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप इस माध्यम से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नया चैप्टर। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर है हमारा श्लोकों तथा नीति परक वाक्यों का अर्थ ज्ञान। इसमें हम श्लोकों तथा नीति परक वाक्य है उनके अर्थ को जानेंगे, उनका संस्कृत में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद, इस सब को जानेंगे। एग्जाम में आपको इस सब में से 2 से 4 क्वेश्चन आराम से मिलते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से आपको 2 से 4 क्वेश्चन आराम से मिलते हैं। तो इसको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे एग्जाम जानेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 1 से 20 तक की सभी संस्कृत की गिनतियों का ज्ञान। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें 1 से 20 तक की संस्कृत की सभी गिनतियों का ज्ञान। ठीक है, इस चैप्टर में हमें 1 से 20 तक की गिनतियां पूछी जाएंगी, आपको एग्जाम में बतानी पड़ेंगी, या फिर एग्जाम में वन टाइप या बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 20 को क्या कहते हैं संस्कृत में, या 30 को क्या कहते हैं। तो मैं आपको 1 से 30 तक की इसमें गिनतियां पढ़ाऊंगी। एग्जाम में 1 से 30 तक की पूछ ली जाती हैं, जबकि इसमें 20 तक बताया है, लेकिन हम कुछ आगे तक इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें हम 1 से 30 तक गिनतियों को देखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है और लास्ट हमारा लास्ट चैप्टर है संभाव्य शिक्षण विधियां। इसमें हम शिक्षण विधियों के बारे में जानेंगे कि संस्कृत शिक्षण को किन किन विधियों के द्वारा हम पढ़ा सकते हैं और किसके द्वारा हमारा जो हमारा शिक्षण है वो ज़्यादा आकर्षक या बच्चों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उन विधियों को हम देखेंगे, उनकी विधाएं। शिक्षक प्रशिक्षुओं को क्या कर सकती है, गेम के माध्यम से ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, शिक्षण कार्य को करा सकती है। इसी प्रकार से वीडियो क्लिप उनको मूवीज़ दिखाकर उसके माध्यम से बच्चों को क्या कर सकती है, ज्ञान दे सकती हैं। इसी प्रकार से ऑडियो क्लिप जैसे कि रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, इसके माध्यम से बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करके सीखना। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इस विधि के बारे में हम जानेंगे इसमें। इसी प्रकार से उच्चारण अभ्यास है, अनुकरण वाचन, यानी कि जब टीचर किसी बात को समझाती है तो बच्चों से कहे कि जो हमने समझाया है उसे अपने शब्दों में विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, इसी प्रकार से सामूहिक कार्य, बच्चों को ग्रुप के माध्यम से, समूह के माध्यम से एक समूह बना दिए जाएंगे। ठीक है, बच्चों को कुछ बच्चों में डिवाइड करके उनमें क्या करते हैं, उनमें समूह बनाकर उनको क्या कर सकते हैं, उनमें सामूहिक कार्य करा सकते हैं। इसी प्रकार से खेल है, अभिनव है, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, चित्र, कार्ड आदि पट्टिकाओं के कराते हुए शिक्षण अधिगम सिखाना। ठीक है, इसके माध्यम से शिक्षण अधिगम सिखाना। अब हम इसको मिटा देते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। ठीक है, सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखा देते हैं आपको। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग कि कौन सी क्लासेस कितने बजे होगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम एक पेपर देखेंगे। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि एग्ज़ाम में पेपर का पैटर्न क्या होता है और किस प्रकार से
एग्जामिनर एग्जाम को बनाता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा पेपर है, पेपर संख्या हमारी है पेपर नंबर 7 है, और जो है संस्कृत का पेपर, ये हमारा 2022 का पेपर है। इसमें हम जानेंगे कि पेपर कितने घंटे का होता है और कितने नंबर का होता है। तो हमारा पेपर जो होता है वो 1 घंटे का होता है। इसमें टाइम पीरियड आपको 1 घंटा मिलता है और आपका पेपर 25 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 25 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें आपको पूरे 18 प्रश्न, कितने? पूरे 18 प्रश्नों को करना होता है। इसलिए आप अपने टाइम को मैनेज जरूर कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम इसी के बेस पर होंगे। जो 25 मार्क्स के पेपर होंगे वो आपका 1 घंटे का होगा, और जो 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। इसलिए आप अपना टाइम मैनेजमेंट जरूर कर लें, जिससे आप अपना पूरा पेपर सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या होती है 5। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इसी प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या इसमें 6 होती है, और 7 होते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। 7 होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न 5 होते हैं, 6 अति लघु होते हैं और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। टोटल इनकी संख्या होती है 18। टोटल क्वेश्चंस की संख्या कितनी होती है? 18 होती है, जो 25 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 25 मार्क्स के होते हैं, और आपका टाइम पीरियड 1 घंटा होता है। इसमें एक क्राइटेरिया भी होता है कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 30 वर्डों में, कितने वर्डों में, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्राइटेरिया इसमें होता है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 30 शब्दों में लिखने होते हैं। कितने शब्दों में लिखने होते हैं? 30 शब्दों में लिखने होते हैं। जबकि लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में, जबकि लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में लिखने होते हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया आप जरूर देखें। ये नहीं कि रामायण की तरह आपने लिखना शुरू कर दिया और आप खत्म ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही पेपर को सॉल्व करना है, जिससे एग्जामिनर प्रभावित होकर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे सके। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है कि एग्ज़ाम का टाइम कितना है, 1 घंटा इसका टाइम है। ठीक है, 1 घंटा अपना टाइम है, और आपका पेपर कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का है। अब हम देखते हैं 2022 के पेपर को, अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम 2022 के पेपर को देखेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, कहाँ कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इसके माध्यम से ये हम जानेंगे। आज का हमारा पेपर है, आज का हमारा पेपर है, पेपर 2022 का पेपर है। इसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, छह संयुक्त रूप है, छह का संयुक्त रूप है। तो पहला ऑप्शन है काशा, सेकंड ऑप्शन है काया, और थर्ड ऑप्शन है का और शा, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा का शा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि छा को का शा से निरूपित किया जाता है। किससे किया जाता है? का और शा से। एग्जाम में आपको एक और प्रकार से ये क्वेश्चन, एग्जाम में यह आंसर आपको एक प्रकार से और बताया जा सकता है कि यह, ठीक है, एग्जाम में आपको ये एक प्रकार से और आ सकता है। अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार से आए का, शा और आ, इसमें हलंत शामें लग के आए और उसमें आ हो, ठीक है, और उसमें आ हो, तो ये क्या होगा? तो ये हमारा ऑप्शन ज़्यादा सही होगा इसकी अपेक्षा। अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार से आंसर आता है तो आप इस ऑप्शन को टिक करें, और अगर इस प्रकार से आता है तो आप इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दें, जबकि इसको इतना प्रायोरिटी ना दें। इसको सेकंड प्रायोरिटी दें, जबकि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। तो ठीक, आपने समझ लिया कि छा का निर्माण कैसे होता है, छा का निर्माण किस प्रकार से होता है। छा का निर्माण होता है का शा से। किससे होता है? का और शा से होता है। अगर एग्जाम में आपको इस प्रकार से आए, कि का शा में भी हलंत हो और आ आए, तो आप इसको प्रायोरिटी दें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द्वादश शब्द बोधक है। द्वादश शब्द बोधक है से क्वेश्चन आया कि
ये हमारा गिनतियों से क्वेश्चन आ गया है कि द्वादश को क्या कहते हैं, संस्कृत के द्वादश शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। 12 को क्या कहते हैं, द्वादश कहते हैं, जबकि 2 को कहते हैं दो। 2 को दो कहते हैं या दुई कहते हैं, क्या कहते हैं, दुई कहते हैं। इसी प्रकार से 22 को क्या कहते हैं, इसी प्रकार से 22 को क्या कहते हैं, 22 को कहते हैं द्विविंशति। क्या कहते हैं, द्विविंशति। क्या कहते हैं, द्विविंशति। क्या कहते हैं, द्विविंशति कहा जाता है। 2 को क्या कहते हैं, 22 को कहते हैं द्विविंशति। इसी प्रकार से 32, ठीक है, इसी प्रकार से 32 को आगे हम गिनतियों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द्वादश किसे कहते हैं, द्वादश कहते हैं 12 को। किसको कहते हैं, 12 को द्वादश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा समक्ष शब्द में समास है। क्या है, समक्ष शब्द में समास है। तो समक्ष शब्द में समास कौन सा स्थित है, तो समक्ष शब्द में कौन सा समास स्थित है, अव्ययी भाव। जिसमें क्या हो, अव्ययी भाव क्या होते हैं, जिसमें उपसर्ग, जिनका निर्माण उपसर्ग से होता है, ठीक है, या विलोम शब्द से होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ये किस प्रकार से अव्ययी भाव है, तो सम, ठीक है, सम और अक्ष, सम और अक्ष से क्या बना, समक्ष, ठीक है। तो उसमें क्या है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। समक्ष शब्द में समास है अव्ययी भाव समास। क्या है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है ऊपर जाना के लिए, ठीक है, ऊपर जाता के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऊपर जाने के लिए कहते हैं उद्गच्छति। क्या कहते हैं, उद्गच्छति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध होता है उसे कहते हैं, संस्कृत में उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लकार। वैसे तो हिंदी में तो इसको काल कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में इसे काल कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। जबकि काल को संस्कृत में क्या कहते हैं, काल को संस्कृत में लकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लकार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध होता है तो उसे लकार कहते हैं। क्या कहते हैं, लकार कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के मिलते हैं। अगर आपने मेरे चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो शुरू करते, तो देखते हैं हम अपना छठा क्वेश्चन है हमारा, लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए, वे कौन कौन से होते हैं। तो ये हैं, इसका आंसर देखते हैं। लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, तीसरा है नपुंसकलिंग। तीसरा क्या है, नपुंसकलिंग। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग क्या होता है, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, या नर जाति का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग उसे कहते हैं जिसमें मादा जाति या फिर स्त्रीलिंग का बोध होता है तो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में क्या होता है, इसमें दोनों, इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है नपुंसकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, इसको हम देख लेते हैं
ये क्वेश्चन है 7वां की 2 पशुओं और 2 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। 2 पशुओं और 2 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। ये हमारा पेपर 2022 का पेपर है जिसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम आज सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। 2 पशुओं के नाम, पहला है घोड़ा। घोड़ा को क्या कहते हैं संस्कृत में? घोड़ा को संस्कृत में कहते हैं खगा। घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं? अश्वा। क्या कहते हैं? अश्वा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? अश्व कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा गधा। नेक्स्ट है हमारा गधा। गधा को गंधर्व कहते हैं। गधा को गंधर्व कहा जाता है और खर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खर। आपको एग्जाम में खर टाइप से भी, अगर आपको एग्जाम में खर ना देकर गंधर्व दिया हो तो उसमें भी आपको क्या लिखना होगा? गधा लिखना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गधा को क्या कहते हैं? गंधर्व भी कहते हैं और खग भी कहते हैं और खर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है 2 पक्षियों के नाम। 2 पक्षियों के नाम क्या है? पहला है हमारा काका। काका मिस होता है कौआ। काका मिस क्या होता है? कौआ होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा कपोता। नेक्स्ट है हमारा कपोता। कपोता किसको कहते हैं? कपोता कहते हैं कबूतर को। किसको कहते हैं? कबूतर को कहते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। फलेन शब्द का विभक्ति और उसका वचन को बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। फलेन, फलेन शब्द कौन सा शब्द? फलेन में विभक्ति कौन सी है? तृतीय विभक्ति है। और वचन कौन सा है? यह एक वचन है। इसको हम विस्तार पूर्वक अपने क्लास में देखेंगे। विस्तार पूर्वक हम अपने क्लासेस में देखेंगे। उसमें हम जानेंगे कि विभक्ति क्या होती है, वचन क्या होते हैं और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि फलेन शब्द की विभक्ति तृतीय है। क्या है? तृतीय विभक्ति है और वचन एक वचन है। क्या है? वचन एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। किसका? रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति और बहुवचन रूप को लिखिए। इस सब को हम अपनी क्लासेस में देखेंगे। अभी हम इसको समझ लेते हैं कि रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति और बहुवचन रूप क्या होगा। तो रमासु। क्या होगा? रमासु होगा। क्या होगा? रमासु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरानिबोधत का हिंदी में अर्थ लिखिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरानिबोधक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरानिबोधक का हिंदी में अर्थ होता है कि क्या होगा इसमें? क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका कि मनुष्यों उठो जागो और ज्ञानी मनुष्यों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। इसका हिंदी में अनुवाद होगा कि मनुष्यों उठो जागो और ज्ञानी मनुष्य के पास जाकर ज्ञान को प्राप्त करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है कि चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? चाहिए के अर्थ में, किसके? चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधिलिंग लकार। कौन सा? विधिलिंग लकार प्रयुक्त होता है। जिसमें चाहिए जैसे शब्द होते हैं उसमें विधिलिंग, कौन सा? विधिलिंग लकार होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। मैंने आपको बताया था ये आपको एग्जाम में 7 मिलेंगे। इनकी संख्या आपको 7 मिलेगी और आपका पेपर जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 25 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अति आवश्यक है, क्योंकि 12 नंबर का स्कोर जो है वो आपका पासिंग मार्क्स है। आपके 12 तो होने ही चाहिए। ठीक है, आपके इसमें मार्क्स 12 तो होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। इससे कम वाले जो होते हैं वो फेल माने जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना आंसर। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। 1 से
10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं, 1 से 10 तक की संख्याओं का संस्कृत में नाम। ये आपको एग्जाम में 2022 के पेपर में पूछा गया है, 1 से 10 तक की संख्याएं, जिसमें से एक को क्या कहते हैं, एक को वन कहते हैं और एका एकम। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से संस्कृत में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दो को कहते हैं दुई और दो। क्या कहते हैं, दुई और दो। नेक्स्ट है हमारा तीन को कहते हैं त्रय व त्रि। क्या कहते हैं, त्रय व त्रि कहते हैं। 4 को कहते हैं चतवार या चतवारी। 4 को कहते हैं चतवार या चतवारी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 5 को कहते हैं पंच तथा पंचम। क्या कहते हैं, 5 को कहते हैं पंच तथा पंचम। नेक्स्ट है 6 को कहते हैं शट या शठ। ठीक है। 7 को कहते हैं सप्तन व सप्तम। क्या कहते हैं, सप्तन या सप्तम। ठीक है। 8 को कहते हैं अष्टन। 8 को क्या कहते हैं, अष्टन कहते हैं। इसी प्रकार से 9 को कहते हैं नवन और 10 को कहते हैं दसन। 10 को क्या कहते हैं, दसन कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गई हमारी 1 से 10 तक की गिनतियाँ। हम 1 से 30 तक की गिनतियों को हम अपने क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, उसके थ्रू हम सभी गिनतियों को देखेंगे। ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें। आप लोग लाइक नहीं करते और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, शेयर कर दें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। किसका, संस्कृत शिक्षण की, संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। संस्कृत शिक्षण की निम्न विधियां हैं। संस्कृत शिक्षण की निम्न विधियां हैं। तो पहली विधि है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवाया जाता है। यह किस प्रकार से होता है, यह किस प्रकार से होता है, तो यह होता है कि जब प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न पूछे जाते हैं तो उससे आंसर के आधार पर, यानी कि उत्तर के आधार पर ही उसी से क्या किया जाता है, प्रश्न का उत्तर निकलवाया जाता है। ठीक है, उसी से क्या करना पड़ता है, उत्तर को निकलवाया जाता है। नेक्स्ट विधि है हमारी प्रोजेक्ट विधि। इस विधि में पढ़ने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है। इस विधि को पढ़ने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों द्वारा उठाई जाती है। जो क्या होता है, जो छात्रों के द्वारा उठाई जाती है, उनको एक समस्या दी जाती है और जो छात्र उठाते हैं, ठीक है, उस समस्या को हल करने के लिए सहकर्मियों के एक समूह से योजना बनाई जाती है। क्या करते हैं, उसमें बच्चों को डिवाइड करके उनका समूह बनाया जाता है और उनको समूह में एक एक समस्या को बांट दिया जाता है। पारस्परिक सहयोग से समस्या का समाधान किया जाता है। पारस्परिक सहयोग से अपने अपने लोग विचार रखते हैं, छात्रों का एक ग्रुप बनाया जाता है, उसके माध्यम से वो अपना अपना क्या करते हैं, सहयोग देते हैं और उसमें क्या करते हैं, समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। नेक्स्ट विधि है हमारी वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि को एक लोकतांत्रिक विधि के रूप में माना जाता है। वार्तालाप विधि को क्या मानते हैं, वार्तालाप विधि को एक लोकतांत्रिक विधि के रूप में माना जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को अधिक सक्रिय यानी कि एक्टिव रखना पड़ता है। बच्चों को क्या करना पड़ता है, एक्टिव रखना पड़ता है, यानी कि सक्रिय रखना पड़ता है। यह सदैव एक विद्यार्थी केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित विधि होती है। इस विधि में बच्चों से वार्तालाप या बातों के माध्यम से उन्हें पशु पक्षियों, फूल फल आदि सिखाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वार्तालाप विधि के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें बच्चा जो होता है वो एक्टिव यानी कि सक्रिय होता है और बच्चा केंद्रित होता है। क्या होता है, यह विधि जो होती है वो विद्यार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित होती है। इस विधि में बच्चे वार्तालाप करके पशु पक्षियों के नाम, फल फूल के नाम सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे और विधियां देखते हैं इसकी। हम आगे और विधि है हमारी, ये तो हमने पढ़ ली है। ठीक है, वार्तालाप विधि को हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं चित्र विधि। कौन सी विधि,
चित्र विधि, इस विधि में बच्चों को चित्रों के माध्यम से सिखाया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में बच्चों को चित्रों के माध्यम से सिखाया जाता है। उन्हें ABCD का चित्र लेके दिखाया जाता है कि ये A फॉर क्या एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है। इसी प्रकार से जैसे आम इमली का चित्र दिखाकर आम और इमली को बोलना व लिखना सिखाया जाता है। उन्हें बच्चों को क्या चित्र के माध्यम से बोलना और लिखना सिखाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट विधि है हमारी लेखन विधि। कौन सी विधि है, लेखन विधि है। निबंध लेखन तथा कथा लेखन, जीवन परिचय लेखन, नाटक, संवाद लेखन, पत्र लेखन आदि को लिखवाकर एक छात्र को स्वयं लिखने के लिए कहकर आदि के माध्यम से संस्कृत शिक्षण में क्या करते हैं, लेखन शैली का प्रयोग किया जाता है। इस शैली में क्या होता है, इस शैली में बच्चों को निबंध के माध्यम से या कथा, जीवन परिचय कि अपना जीवन परिचय लिखिए, अपने शब्दों में बच्चों अपना जीवन परिचय लिखिए, अपनी हॉबी को लिखिए, ठीक है। इसी प्रकार से पत्र लेखन, अपने माँ बाप को पत्र लिखिए, या फिर बीमारी के लिए एक सिक लीव के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन लिखो, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों से स्वयं लिखने के लिए कहना चाहिए। उसके माध्यम से बच्चों में क्या होता है, संस्कृत के शिक्षण में क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, संस्कृत के शिक्षण शैली में क्या होता है, विकास होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, धातु से आप क्या समझते हैं। धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। संस्कृत व्याकरण में क्रियाएं जिन मूलों से बनती हैं, संस्कृत व्याकरण में क्रियाएं जिन मूलों से बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम पठती, रामा पठती। तो यहाँ पठती जो है, यहाँ जो पठती है वो पठती क्या है, क्रिया है जो पठ धातु से मिलकर बना है। पठ क्या है, इसमें मूल धातु है, क्या है, मूल धातु है। और इसमें ती क्या है, ती का प्रयोग करके क्या किया है, क्रिया का निर्माण किया है। ती का प्रयोग करके क्या किया गया है, क्रिया का निर्माण किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है जैसे बद, पठ, स्था, दा, कथ, पा आदि प्रमुख धातु के रूप हैं। धातु के रूप हैं जैसे बदती, बदता, बदंती, बदसी, बदता, बदत। इसी प्रकार से पठती, पठता, पठंती। इसी प्रकार से स्था है, दा है, कथ, पा, ये सभी क्या हैं, ये सभी धातुओं के रूप हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे संस्कृत में सम, क्र, तु, ठीक है। तो इसमें क्या है, सम जो होता है वो उपसर्ग होता है, क्रा इसमें धातु होती है, और त्र क्या होता है, प्रत्यय होता है। क्या होता है, प्रत्यय होता है। इसी प्रकार से धातु किससे मिलकर बना है, धा और तू से। किससे मिलकर बना है, धा तू से। यानी कि धा जो है वो एक उपसर्ग शब्द है, ठीक है। धा क्या है, उपसर्ग शब्द है। इसी प्रकार से संस्कृत में कौन सा उपसर्ग शब्द है, संस्कृत में सम उपसर्ग शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है। आंसर देखने से पहले सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम इसका आंसर देखते हैं कि संस्कृत भाषा की वर्णमाला में 3 भागों में बांटा गया है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, पहला क्या है, स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा क्या है, अयोग बहा। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोग बहा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं, तो जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाएं, यानी कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। यथा यानी कि जैसे, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, अह, री और लिर। ये क्या है, लिर। इसमें कितने होते हैं, स्वर की संख्या होती है 15। कितनी होती है, स्वर की संख्या इसमें 15 होती है। स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और स्वर को संस्कृत भाषा में अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर्ण वर्णों की सहायता से होता है।
जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं व्यंजन कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में व्यंजन को हल कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर एग्जाम में क्वेश्चन 1 टाइप में पूछ लिया जाए, बहुविकल्पीय टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संस्कृत भाषा में स्वर को क्या कहते हैं या व्यंजन को क्या कहते हैं, तो आप उसका आंसर देंगे कि स्वर को संस्कृत भाषा में अच कहते हैं और व्यंजन को संस्कृत की भाषा में हल कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए का आ, तो का में क्या, का में स्वर का को स्वर से जोड़कर क्या बना गया है, का हलंत में आ को जोड़कर का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार से खा हलंत में आ को जोड़कर खा का निर्माण किया गया है। आप ध्वनि से भी जान सकते हैं कि व्यंजन में क ख, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आ की ध्वनि आ रही है, यानी कि स्वर की ध्वनि आ रही है। तो इस ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं? ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा अयोगवह। तीसरा क्या है? अयोगवह। अयोगवह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विसर्ग, दूसरा है अनुस्वार और तीसरा है अनुनासिक। पहला है विसर्ग, दूसरा है अनुस्वार और तीसरा है अनुनासिक। अब हम इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि विसर्ग क्या होते हैं। विसर्ग का साइन क्या होता है? इस प्रकार से कुछ होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो किसी स्वर या व्यंजन के अंत में जो बिंदु ऊपर और नीचे यानी कि इस प्रकार से बिंदु आती हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको विसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे रामा, काका, ठीक है, जो बिंदियां हैं, जो 2 बिंदियां हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार किसे कहते हैं ये अब हम देख लेते हैं। अनुस्वार क्या होता है? जो ऊपर को अंग की बिंदी आती है, ऐसे करके जो अंग की बिंदी आती है उसको क्या कहते हैं? उसको अनुस्वार कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होती है, किसी वर्ण या अक्षर के जो ऊपर बिंदी उपस्थित होती है उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंस, हंस, ठीक है, तो इसमें जो बिंदी ऊपर को आई है तो उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक की बिंदी, ठीक है। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं कि वर्णों के जो 5वां अक्षर है, वर्णों का जो 5वां अक्षर है, जैसे कि ड, इया, अड़ा, ना और मा, ठीक है, तो इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको अनुनासिक कहा जाता है, यानी कि वर्णों के 5वां अक्षर को अनुनासिक कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि अभी हमने क्या जाना। अभी हमने स्वर की डेफिनेशन जानी कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, अयोगवाह क्या होते हैं। अयोगवाह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। 4 फलों के नाम संस्कृत में निम्न है, जैसे, ठीक है, 4 फलों के नाम संस्कृत में निम्न है। हिंदी में देखते हैं, सेब को क्या कहते हैं? संस्कृत में सेबम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेबम कहा जाता है। इसी प्रकार से आम को आम्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आम्रम कहा जाता है या आम्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्र कहते हैं। इसमें बिंदी विसर्ग का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है केला। केला को कदली फलम कहते हैं। इसी प्रकार से लीची है, लीची को लीचिका संस्कृत में कहा जाता है। सीताफल को शरीफा कहा जाता है। सीताफलम यानी कि शरीफा को सीताफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीफा सीताफलम, ठीक है, शरीफा को सीताफलम कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे फलों के नाम। आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन मिलते ही हैं कि फलों के नाम बताइए या फिर पशुओं के नाम बताइए या पक्षियों के नाम बताइए, ये आपको मिलना ही है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये मिलना ही है 2 से 3 नंबर में। किससे? 2 से 3 नंबर में आपको ये क्वेश्चन मिलने ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा संस्कृत शिक्षण में ऑडियो और वीडियो क्लिप के महत्व को दर्शाइए। संस्कृत में ऑडियो और वीडियो क्लिप के महत्व को समझाइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑडियो और वीडियो क्लिप का महत्व, सबसे पहले देखेंगे वीडियो क्लिप का महत्व।
वीडियो क्लिप का क्या महत्व होता है संस्कृत के शिक्षण में। तो पहला हमारा पॉइंट है, वीडियो क्लिप छात्रों को शीघ्र सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वीडियो क्लिप क्या करती है, छात्रों को शीघ्र यानी कि तुरंत सीखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है कि इसके माध्यम से पाठ्य वस्तु सार्थक और बोधगम्य बन जाती है। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो पाठ्य वस्तु है वो सार्थक और बोधगम्य बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है हमारा, छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च एवं स्थायी बनाने में वीडियो क्लिप का प्रयोग किया जाता है। छात्रों के अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए वीडियो क्लिप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, पाठ्य वस्तु को सजीव रूप से प्रस्तुत करने के लिए कि उसमें जीवन है, तो इस प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए हम वीडियो क्लिप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखेंगे ऑडियो क्लिप। ऑडियो क्लिप, ठीक है, ऑडियो क्लिप क्या होती है, इसका महत्व। ऑडियो क्लिप का महत्व, इसके माध्यम से उच्चारण प्रक्रिया को शुद्ध किया जाता है। ऑडियो क्लिप जैसे कि हम रेडियो के माध्यम से ऑडियो क्लिप को सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, किसके माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, ठीक है, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से भी हम ऑडियो क्लिप को सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है, उच्चारण प्रक्रिया को शुद्ध किया जा सकता है, बच्चे अपने उच्चारण की प्रक्रिया को शुद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान सुदृढ़ और चिरस्थायी होता है। ज्ञान क्या होता है, सुदृढ़ और स्थायी होता है। और तीसरा पॉइंट है, छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में भी ऑडियो क्लिप का प्रयोग किया जाता है। अब हमने ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप के महत्व के बारे में जाना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, और ये हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो पहला है, बालक हंसता है, तो इसको संस्कृत में कहते हैं सा बालका हस्ती। तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, बालक हंसता है, सा बालका हस्ती। नेक्स्ट है हमारा, शीला ने पुस्तक पढ़ी, तो इसको संस्कृत में कहेंगे शीला पुस्तकम अपठात। क्या कहेंगे, शीला पुस्तकम अपठात। नेक्स्ट है हमारा, पत्ते गिरते हैं, तो इसको संस्कृत में कहते हैं वृक्षात पत्राणि पतंती। पत्तों को क्या कहा है, वृक्ष कहा गया है, और पत्राणि, ठीक है, पत्ते गिरते हैं यानी कि वृक्षात पत्राणि पतंती, यानी कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात नहीं होगा इसमें, ये होगा पत्राणि पतंती यानी कि पत्ते गिरते हैं। अगर यहाँ पर वृक्ष होता है तो हम वृक्षात लगाते, तो हम इसमें क्या करते, वृक्षात लगाते। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि पत्ते गिरते हैं। क्या कहा गया है कि पत्ते गिरते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा पत्राणि पतंती। अगर यहाँ पर वृक्ष आता, अगर यहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस प्रकार से आता, तो यहाँ पर हम लिखते वृक्षाणी। क्या करते, या तो यहाँ पर हम लिखते वृक्षात। क्या करते, तब हम लिखते वृक्षात पत्राणि पतंती। इसमें लिखा गया है कि पत्ते गिरते हैं, तो इसका आंसर होगा पत्राणि पतंती। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा पत्राणि पतंती। नेक्स्ट है हमारा चौथा अनुवाद है, बंदर दौड़ेंगे, तो इसका आंसर होगा बानरा धावाम। तो ये हो गए हमारे संस्कृत के अनुवाद, ये आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब हमारा 2022 का पेपर जो है, 2022 का पेपर खत्म हो गया है, और मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आपका क्या पैटर्न है, किस प्रकार से पेपर बनता है, और आप भी जान लिए होंगे कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। इस क्लास में आज की क्लास में हमने संस्कृत का पाठ्यक्रम देखा। आज की क्लास में हमने संस्कृत का क्या देखा, पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस देखा, ठीक है। और क्या देखा, और हमने 2022 का पेपर का सॉल्यूशन किया। 2022 के पेपर का क्या किया, सॉल्यूशन किया। क्लास अच्छी लगे आपको तो इसको अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर कीजिए, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।